हाँ भाई जवानों, सभी को मेरा नमस्कार। नियोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एनटीपीसी का जो महासंग्राम चल रहा है उसी में आपके लिए मददगार, एकदम टू द पॉइंट आपके लिए सटीक एनालाइज लेके आए, एकदम शॉर्ट, आपका समय की बचत करने के लिए। और वही जो है हम रेगुलर आपको डाल रहे हैं। सबसे शानदार जो चीज है वही आज मैं आपको बताऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी जो है उसको लेकर के जो पहली शिफ्ट में जो जीके के संबंधित आए, रीजनिंग के, मैथ के, सारे आपको इसी वीडियो में एक साथ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एकदम बिना टाइम गवाए हुए कि जीके से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना जवानों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, कि कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो पूछे गए थे कि कौन थे। तो ध्यान रखना, सभी जानते हो एलन ऑक्टेवियन जो हुम थे वो इनकी क्या थे, संस्थापक थे 1985 के अंदर। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, ये पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि जो सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप एमपी के अंदर है, इससे प्रश्न आया था कि इसे यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने इसे जो है वो कब शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, ये जो यूनेस्को ने इसको शामिल किया है वो 1989 के अंदर इसको शामिल किया है। भारत के पहली जो इमारतें थी वो 1983 में शामिल की गई थी। तो इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया वो पूछा गया। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे कि यहां से एक टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है। चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें नेशनल पार्क थे, उसमें से एक को टाइगर प्रोजेक्ट देना था। तो उसमें बोले एक जो था ना वो जिम कॉर्बेट था, ठीक है, जिम कॉर्बेट था, वो यहां से एक था और उसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो आप सभी को पता है कि ये देश का पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट था, यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए थे। तो उसको आपको सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम ऑथेंटिक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, बच्चों से पूछ करके एग्जाम सेंटर पे जाकर के वही है। इसमें किसी भी तरह का कोई जो अन्य क्वेश्चन नहीं है, मन से बनाए हुए एक भी नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कि संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि संविधान दिवस। तो सभी को पता है कि 26 जो नवंबर है, उस 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हो गया था 1949 में। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और 26 नवंबर को प्रत्येक साल है ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक आपसे पूछा गया है यहां से जो पीएम किसान जो कौशल विकास योजना है, पीएम कौशल विकास योजना है, इसके बारे में प्रश्न पूछा था। अब इसमें बता नहीं पाए बच्चे कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन हो सकता है इसमें शुरुआत की पूछा हो। तो शुरुआत 2015 में हुई थी और यहां से इसका पूरा नाम ज्यादातर बच्चे बता रहे थे। तो ध्यान रखना, कौशल विकास योजना इसका पूरा नाम हो जाएगा, कौशल विकास योजना, ठीक है। तो यहां से ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये पीएम यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम के नाम से जितने भी योजनाएं हैं वो सारी आप लोग देख करके जाना। साथ में प्रश्न पूछा है राजीव गांधी खेल रत्न से, राजीव गांधी खेल रत्न से प्रश्न पूछा गया है। और यहां से ये पूछा गया है कि ये किसको मिला है। तो ध्यान रखना, ये इसमें पूछा है कि कुश्ती में किसको मिला था, ये प्रश्न पूछा है। तो किस कुश्ती में आप सभी को ध्यान रखना, विनस जो फोगाट है, विनस फोगाट, इनको ये मिला है कुश्ती के अंदर। हाल ही में 5 जनों को मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेट में मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में, मरियप्पन थंगावेलु एथलीट में, इसके अलावा रानी रामपाल को मिला है हॉकी के अंदर। तो 5 जनों को मिला है, 5 जन याद करके जाना, रानी रामपाल को स्पेशल तरीके से याद करके जाना, ठीक है भाई। इसके अलावा पूछा गया है जो यूएनओ है, उस यूएनओ के महासचिव पूछा गया है कि यूएनओ के महासचिव कौन है, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्पेशल तरीके से देखना कि लगातार पूछ रहे कहां से, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से पूछा है। तो आप सभी को पता है कि ये कौन है, एंटोनी गुटेरेस है। ये एंटोनी गुटेरेस जो है वो वर्तमान में इनके महासचिव है, ठीक है। जो पहले थे वो ध्यान रखना त्रिगवेली थे, उसके बाद में सीरियल वाइज क्रम वाइज से चले आ रहे हैं, 9वें नंबर के बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है ये पूछा गया था एक एटीएल का जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया था, का पूरा नाम पूछा गया था, इसका पूरा नाम बताइए। तो ये भी एक कौशल विकास योजना के तहत ही था ये। इसका पूरा नाम है अटल टिंकरिंग जो लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स जो थे इसका पूरा नाम है। इसके अंदर जो क्या किया जाएगा, जो युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उससे संबंधित था ये। तो इससे संबंधित पूछा है। एक आपसे प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में, HTTL का पूरा नाम पूछा है। तो ध्यान रखना, इसका जो पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP के बारे में HTTP के बारे में पूछा था। तो ध्यान रखना, ये इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर? हाँ भाई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है वेब ब्राउजर नहीं है। एक प्रश्न पूछा था कि वेब ब्राउजर नहीं है।
अब इसमें क्या पूछा था कि वेब ब्राउजर यानी कि जो सर्च करते हैं उसमें सर्च इंजन के माध्यम से ये कि जिसमें सर्च नहीं किया जा सकता वो कौन सा नहीं है, तो सफारी पूछा था, मोजिला पूछा था, क्रोम था। तो ये तो सारे हैं। जो नहीं था, एक ऑप्शन जो दे रखा था वो गूगल दे रखा था, और आप सभी को पता है कि जो गूगल है वो सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन करके आना था। ठीक है, सफारी, मोजिला और क्रोम है वो इसमें अन्य ऑप्शन दिया हुआ था। क्लियर। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है कि जो आदर्श ग्राम योजना है, आदर्श ग्राम योजना, इस आदर्श ग्राम योजना के जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? ये नाम जो है ना किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी जो थे इनके नाम पर ये रखा गया है। और ये आदर्श ग्राम योजना बहुत बेहतरीन तरीके से वर्तमान में चल रही है, उसी को लेकर के इतिहास से प्रश्न पूछा है बाबर से कि बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर का पिता पूछा है, फरगना के शासक थे। ठीक है, हाँ भाई, उमर शेख मिर्जा जो थे वो बाबर के क्या थे? पिता थे। क्लियर। इसके बाद में आपसे पूछा है चंद्रयान के बारे में कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, तो इसका जो व्हीकल था ना वो कौन सा था, किस व्हीकल से इसको छोड़ा गया था? तो ध्यान रखना, जियोसिंक्रोसिस GSLV। ठीक है, GSLV। आज थर्ड जनरेशन का हम लोग PSLV यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां से कौन है? GSLV मार्क 3। ठीक है, जियोसिंक्रोसिस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा SLV। हर बार याद रखना कि ये SLV जो है वो क्या है? एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्लियर। हाँ भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं HDI के बारे में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां से प्रश्न पूछा गया है कि HDI में टॉप कंट्री, अपनी जो मॉर्निंग की क्लास होती ना उसके अंदर लगभग बहुत सारे जो प्रश्न है ना वो सीधे सीधे इसी तरह से उठ करके आए। तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही काम की बातें हैं ये। और इसमें ये HDI में आप सभी को बताया, मैंने उस समय बताया था, भारत जो अपने रेगुलर स्टूडेंट उन सबको पता होगा कि भारत 131वां था, कुछ स्थानों का नुकसान हुआ था, ये सारी बातें बताई थी। तो इसमें जो टॉप कंट्री थी वो पूछी थी, नॉर्वे जो है इसके अंदर टॉप कंट्री है, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है वो इसके बाद में उनका नंबर आता है। ठीक है, ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा एक कॉर्पोरेट से संबंधित था, बच्चे तरीके से बता नहीं पाए कि किस देश से लिया गया था, वो क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि जो तेलंगाना जो है उसके राज्यपाल कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो तमिल साई से नाम था सुंदरराजन, तमिल साई सुंदरराजन महिला है ये। तो इनके वर्तमान में इनके कंधों पे जो है वो क्या है? इनके राज्यपाल का जिम्मा है, सुंदरराजन। क्लियर। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि जापान के PM पूछा है, और जापान का PM के बारे में मैं अपनी क्लास के अंदर मॉर्निंग की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से जो बता चुका हूं। ठीक है, वो भी हमने बहुत बार उसके लिए बात की थी सुबह की, उसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा से संबंधित जो है ना वो पहले पूछ लिया था, और अब PM के बारे में, मुद्रा से कल पूछा था, आज PM के बारे में, क्योंकि अभी बने थे, जब बने थे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। योशिहिदो सुगा। ठीक है, तो सुगा से मैंने बहुत बढ़िया बताया था भाई, हाँ इन सुगों को याद रखना, ये सुगा जो थे वो वहां के थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कि जो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना वो किस प्रकार का टैक्स है? ये प्रश्न पूछा गया, कैसा टैक्स है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इस तरह से पूछा गया था। तो ध्यान रखना, ये जो है ना वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तरीके का ये जो टैक्स है, सभी को पता रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। और ये GST का पूरा ध्यान रखना भाई, 1 जुलाई 2017 से संविधान संशोधन को लेकर के सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूछा है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसको अपन जो लाइम वाटर बोलते हैं, एक तरह से बुझा हुआ पानी बोलते हैं, इसका ये नाम पूछा है, ये जो रसायन नाम है वो पूछा है, जो आप सभी को पता होगा, CaOH2। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक नाम पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, हाँ भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा है कि ये जो बाइल जूस है, ठीक है, अपनी बाइल जूस, शरीर के अंदर जो जूस निकलता है, एक तरह से कोई पाचन के लिए होता है, कोई किसी तरह का कार्य के लिए, तो बाइल जूस से पूछा है। ये बहुत अच्छा लेवल का था भाई साइंस के अंदर, जो ध्यान रखना, ये बाइल जूस है ना अपने पाचन तंत्र को के लिए नहीं आता, ये वैसे शरीर के अंदर जो फेट से संबंधित कार्य करता है, ये लीवर है,
ये लीवर से निकलता है, ठीक है। बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है या निकाला जाता है, तो लीवर के द्वारा निकाला जाता है, क्लियर। इसके अलावा पूछा गया कि जो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस, ये पर्यावरण दिवस कौन सा, 2018, इसकी थीम पूछी। अब आप कहोगे सर ये तो पुराना जी के पूछ लिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसने पुराना जी के पूछ लिया हो, ये इसलिए पूछा है क्योंकि इसकी जो थीम थी ना वो इंडिया ने दी थी, ठीक है। ये इंडिया ने दी थी, ये क्योंकि इंडिया ने बीट प्लास्टिक, बीट प्लास्टिक, ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इंडिया ने दी थी प्लास्टिक को लेकर के, और ये पूरी दुनिया में थी, इसलिए यहां से ये 2018 की पूछा। अदरवाइज 2019 की, 20 की पूछ सकता था, जैसे 20 की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, लेकिन भारत ने दी थी बीट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस वजह से ये पूछी है। ऐसा नहीं कि आप लोग 2018 का जो करंट अफेयर्स है वगैरह ये सारे पढ़ने के लिए बैठ जाओ, इतना समय नहीं बचा एकदम, तो वो पुराना भी है, यदि 18, 19, 20 का भी है तो वो आज से रिलेटेड है या इंडिया से काम का है, इस वजह से पूछा है। एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, बहुत ही सिंपल सा, कि जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की है, ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो रॉबर्ट हुक है, इस रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या की है, खोज की है, क्लियर। हाँ भाई, इसके अलावा सीधा सीधा प्रश्न पूछा है यहां से कि जो सेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी जो लिमिटेड इंडिया है, इस सेल के जो चेयरमैन है उसके बारे में पूछा है कि इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो अब देखो इसके चेयरमैन के बारे में बच्चे ऑप्शन को लेकर के नहीं बता पाए कि इसके अंदर कौन था, लेकिन मैं आपको वर्तमान परिदृश्य के अंदर यदि आपको बताना चाहूं तो आपको ध्यान रखना, वर्तमान 2018 के अंदर शोभा मंडल बन गई है, ठीक है। ये शोभा मंडल अगस्त 2020 में बनी थी, लेकिन इससे पहले जो थे ना वो कौन थे, अनिल कुमार चौधरी। तो ये चौधरी साहब जो थे वो पहले थे 2020 से पहले। तो अब उसमें से ये दिया था ऑप्शन में या ये दिया था, वो बच्चे थोड़ा सा कंफर्म नहीं करे, लेकिन आप दोनों को ध्यान रखो, वर्तमान में यही पूछी जा सकती है शोभा मंडली चर्चा में, तो 100% यही से पूछा गया होगा, ठीक है। तो जो भारत की जो भारत रत्न कंपनियां है, जो महारत्न कंपनी, सॉरी, वो महारत्न कंपनियों के पूछ रहा है, तो ये भी लगातार ये ध्यान रखना। इसके अलावा पूछा है कि जो एक माधवी कुट्टी, ये माधवी कुट्टी है ना, वो किसको जाना जाता है, माधवी कुट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, तो नाम से जाना जाता है, ये महिला है, मलयालम जो एक तरह से मलयालम राइटर, अंग्रेजी की और मलयालम की बहुत अच्छी जानकार कमला दास है, तो कमला दास को जाना जाता है, कमला दास, ठीक है। तो यहाँ कमला दास से भी ये प्रश्न आया था, इसको भी देखो, ये भी बहुत गहराई से जाकर के पूछा है, ये भी किसी को, हर किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर भी यहाँ से पूछ लिया गया, तो ये भी ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, ये काफी अच्छा लेवल का था, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब बच्चे बता रहे थे, तो यहां पर आप सभी को पता है कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी होगी वो कौन सी होगी, यहां पर जो K2, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, तो यही भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये कहां है, पीओके में है, तो पीओके में हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे फिर, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब दोनों ऑप्शन में थी, तो दोनों ऑप्शन में थी तो फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्यूरेट, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा नहीं बता पाए, कि यदि ऐसा आएगा कि भारत में स्थित जो इंडिया में है, किसी भी तरह से विवादित नहीं है, तो वो तो कंचनजंगा आ जाएगा। यदि इंडिया की पूछा है सिंपल सी, तो हम पीओके पाकिस्तान को नहीं देंगे, तो फिर यही मानेगा, गॉडविन ऑस्टिन ही मानेगा, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नेपाल के अंदर है, माउंट एवरेस्ट, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है कि भारत का रूहर किसे कहा जाता है, भारत का रूहर। अब रूहर के बारे में बहुत बार क्लास में बता चुका हूं, वैसे अपने नोट्सों में भी है बहुत गजब तरीके से, कि जर्मनी में खनिज संपन्न क्षेत्र है, और खनिज संपन्न क्षेत्र है तो ये रूहर क्या होगा, छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर है जहां सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो वहां छोटा नागपुर का पठार जो है ना, ये छोटा नागपुर प्लेटो, इसको अपन रूहर के नाम से जान दें, ठीक है, क्योंकि उसके रूहर से इसको कल्पना करके देखा जाता है, उसे जोड़ के देखा जाता है। ये कहां पर है, तो मोस्टली बिहार और झारखंड के अंदर। अब स्टेट आया था या फिर ये छोटा नागपुर आया था, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि स्टेट आएगा तो झारखंड का, और जो ये अपना बिहार का क्षेत्र, थोड़ा बहुत आपका एमपी और ये छत्तीसगढ़ का पार्ट भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, लेकिन मोस्टली झारखंड के अंदर, बिहार में होगा, तो छोटा नागपुर का पठार ही हो सकता है ऑप्शन में हो, और यही मान लिया जाए, क्लियर। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि
स्वदेशी जो शब्द है वो पहली बार कब शामिल किया गया। कल का जो एनालिसिस बताया था मैंने अपने लाइव क्लासेस के अंदर, तो उसमें मैंने आपको पूरे बताया था स्वदेशी शब्द के लिए, स्वदेशी जो भी अपना स्वदेशी को लेकर के जो भी बातें हुई थी ना वो सारी बताई थी। तो यहां से स्वदेशी शब्द से आया था या फिर यहां से बात आई थी पूर्ण स्वराज से। ये दो के अंदर बताने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन हो गए कि पूर्ण स्वराज से था, स्वदेशी से था या फिर स्वराज से था। ये यहां से कोई एक शब्द था, थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाए बच्चे। तो यदि स्वदेशी होगा तो ये स्वदेशी कहां होगा, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, उसी के अंदर ये बात रखी गई थी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के अंदर। तो तब तो ये आंसर ये चला जाएगा। यदि पूर्ण स्वराज की बात होती है तो पूर्ण स्वराज के लिए हम 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादातर बच्चों से बात हुई तो ज्यादातर ने ये कहा, लेकिन कुछ ने पूर्ण स्वराज वाली ये भी बात बोली, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लेकिन कंफ्यूजन है तो मैं दोनों चीजें आपको बता दिया हूं। यदि स्वदेशी शब्द है तो इसमें जाएगा, लेकिन स्वराज का भी पहले बार शब्द है, स्वराज की भी मांग भी जो है ना, एक तरह से मांग नहीं, स्वराज शब्द का भी हमने पहली बार प्रयोग इसमें कर दिया था, स्वराज केवल अकेला है तो। और यदि पूर्ण स्वराज की मांग कब की हमने, ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड की यदि बात करें तो फिर यह जाएगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में कोलकाता अधिवेशन ही आएगा। ऐसे जो प्रश्न थे अपने जो पूछे गए जवानों, ये बहुत बेहतरीन तरीके का एक एनालिसिस है जो वास्तविक है, और हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत कम समय को बर्बाद करते हुए अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे तरीके से जो अंजाम दे सके, इसलिए सारी चीजें आपको बताई गई है। अब इसके बाद में आप मैथ और रीजनिंग का भी देखिए। धन्यवाद भाई। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आज शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ था, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको सबको डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था कि भाई cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इसकी वैल्यू पूछा था। अब आप बताइए, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये 20 गुणा 2 यानी कि 2 थीटा होगा, और ये कितना होगा 4 थीटा। अब तुम खुद बता दो कि अगर cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा होता तो क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा। बोलो भाई याद है कि नहीं है? तो आप बताइए इसको क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा। थीटा की जगह कितना बैठा है 20, तो बताओ 20 गुणा 3 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, बोलो आंसर कितना जाएगा 1/8। ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट बोलो। तो बताओ भाई सीपी अगर 5 है तो एसपी 8 होगा, यानी कि अगर 5 में खरीदा है तो 8 में बेचेगा, अगर 5 में खरीद के 8 में बेचेगा तो लाभ कितने का 3 रुपए का। कितने पर 5 पर, क्योंकि सीपी 5 है। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 20 से 60 यानी कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक यूनिट डिजिट के बेसिस पे क्वेश्चन था कि 432 की घात 412 गुणा 499 की घात है 431, इसका इकाई अंक पूछा था, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा था। आप बताइए, यहां पर इकाई अंक 2 है, 2 से मतलब होता है पावर में 4 का भाग कर देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा पावर में 4 का, तो भाग पूरा जाएगा तो शेषफल 4 बचाना है, और 2 की पावर 4 मिलेगा यहां से। यहां 9 है, पावर ओड है, विषम है, तो विषम है तो बताओ कितना रहेगा 9 ही रहेगा। 2 की घात 4 कितना होता है 16, 16 का इकाई अंक 6, 16 का इकाई अंक 6, 6 गुणा 9 54, 54 का इकाई अंक कितना आएगा 4, आंसर मिल जाएगा कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, एक सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे था, हालांकि इसका श्योर नहीं अभी, लेकिन कुछ इस तरीके से डेटा बता रहे थे बच्चे कि भाई 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो आप बताइए यहां पर इसका स्क्वायर करके घटाओ मत, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करो। कैसे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे तो 60 प्लस 54 कितना मिलेगा 6 5 11 114, फिर एक बार ए माइनस बी करोगे 60 माइनस 54 कितना मिलेगा 6, बताओ 11 6 66 और 6 चौक 24, 2 बचेगा 66 और 2 68, आंसर मिल जाएगा कितना 684। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए टाइम एंड वर्क का। ये कह रहा है टाइम एंड वर्क में कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और सी उसे 80 दिन में कर सकता है। फिर बोला है कि ए है उस काम को 11 दिन पहले छोड़ देता है, जैसे ही काम पूरे होने वाला था ना उससे 11 दिन पहले छोड़ दिया, और फिर बोला है कि बी ने उस काम को 8 दिन पहले ही छोड़ दिया था, जैसे ही काम पूरा होने वाला था उससे 8 दिन पहले छोड़ दिया। काम शुरू किस किस ने किया था, ए बी और सी ने काम शुरुआत की थी, तो बताओ टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा, यह बात आपसे पूछा हुआ था। सबसे पहले सर टोटल वर्क 8 से 24 240 मान ले टोटल वर्क,
बोलो एफिशिएंसी 6 होगी, 6 चौक 24, 8 3 24। अब आप बताइए जो ए है ना 11 दिन पहले जा रहा था ना उसको वापस ले आओ, और अगर वापस आएगा ना तो एक्स्ट्रा काम करके जाएगा, तो 11 दिन में कितने काम कर देगा? 66 काम कर देगा। बी है 8 दिन पहले जा रहा तो उसको वापस ले आओ, अगर बी 8 दिन आएगा तो 8 चौक 32 काम और कर देगा। तो बताइए कितना 8 दिन पहले जा रहा था ना बी, अगर बी 8 दिन पहले जा रहा था तो उसको 8 दिन के लिए वापस काम करवा लो, और अगर 8 दिन के लिए वापस काम करवाओगे तो एक्स्ट्रा काम करेगा वो। ठीक है, 8 दिन ही था ना, एक बार कंफर्म कर लेते इसको। ठीक, 8 दिन था। तो आप बताइए टोटल कितना काम करेगा वो? आएगा तो 8 चौक 32 काम करेगा। टोटल कितना हुआ? 6 2 8 6 3 6 4 10 3 13 338। अब ये 338 काम हो चुके हैं। अब शुरुआत से लेकर लास्ट तक एबीसी तीनों है, क्योंकि शुरुआत एबीसी तीनों ने की थी, ए बी और सी तीनों ने की थी। 11 दिन पहले ए चला गया लेकिन उसको लेके आ चुके हैं, और फिर 8 दिन पहले बी चला गया तो उसको भी लेके आ चुके हैं। इसका मतलब आप शुरू से लेकर लास्ट तक तीनों व्यक्ति रहे हैं, और तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 6 4 10 और 3 13। तो बोलो टोटल कितना लगेगा? 13 दूनी 26, 4 3 7 13 6 78, यानी कि टोटल 26 दिन के अंदर काम पूरा होगा। यह आपसे पूछा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक टाइम एंड वर्क का ही एक क्वेश्चन और है जिसमें यह था कि ए बी सी है 5 दिन में पूरा करते हैं, बी सी और डी है वो 10 दिन में पूरा करते हैं, उसके अलावा सी डी और ए है वो 15 दिन में पूरा करते हैं, और साथ में बोला है कि डी ए बी है वो 30 दिन में। तो बताओ ए बी सी डी चारों मिलकर के काम पूरा कितने दिन में करेंगे? ए बी सी डी कितने दिन में करेंगे ये पूछा था। बताओ भाई टोटल वर्क 30 मान लेते हैं, 5 से 6 10 से 3 15 से 2 30 से 1। तो बोलो सारे के सारे यहां पर 4 व्यक्ति है ना, तो 3 बार आएंगे। ए कितनी बार आएगा? 3 बार। बी भी 3 बार आएगा, सी भी 3 बार आएगा, और डी भी 3 बार आएगा। तो 3 बार आते हैं तो 6 3 9 तो 11 और 1 12, यानी जब 3 3 बार आते हैं तो एफिशिएंसी 12 होती है, तो 1 1 बार आएंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा सर, काम कितना है? 30 है, एक दिन में 4 काम करते हैं तो टाइम कितना लगेगा? 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन थे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ था, x की घात 78 प्लस 1/x की घात 78 की वैल्यू पूछा हुआ था। अब आप बताइए x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब कितना होता है? -1 होता है। इसको क्या लिख सकते हो? x की घात 3 की घात 26 प्लस 1 बटा x की घात 3 की घात 26, दोनों सेम है। x की घात 3 -1 रखोगे, पावर इवन है तो +1 होगा, ये भी +1 होगा, तो आंसर कितना जाएगा? 2, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है, तो 1 + 1 कितना मिल जाएगा भाई? 2। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि एक चट्टान थी, उस चट्टान की हाइट पूछा था, और ये बोला है कि उसके नीचे एक बिंदु से, इस बिंदु से एक चट्टान थी, और इस चट्टान के नीचे एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण, चोटी का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री था, और ये जो दूरी है इसकी ये 25 दे रखी थी। पूछा था इसकी हाइट बताओ, तो बताओ 30 के सामने ये 1 है तो ये कितना होता है? √3। √3 की जगह अगर 25 बैठा है तो 1 की जगह कितना होगा? 25 बटा √3, यानी कि हाइट पूछा था तो हाइट कितनी आ जाएगी? 25 बटा √3 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भाई 2 साल का सीआई, यहां पर एग्जैक्ट डेटा नहीं अपने पास यहां पे, बाकी मैं आपको इसका आइडिया देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि 2 साल का सीआई दे रखा था 12,100, उसके बाद 3 साल का सीआई है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो भी थी। ये कितने साल का था? 2 साल का सीआई था। ये कितने साल का था? 3 साल का। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पे, हालांकि इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं है अपने पास, बाकी फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि 13,000 था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो, ये 2 साल का था, ये 3 साल का। कितने साल का ये गैप है? 1 साल का। और जब 1 साल का गैप हो ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, बोलो ब्याज कितना लगा? 12,100 से 13,900 रुपए ब्याज लग गया। कितने पर? 12,100 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दो भाई, यही क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डेटा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। बस यहां पर ये देखना था, टाइम गैप 1 साल का है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो ब्याज कितना लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भाई एक 2 समबाहु त्रिभुज थे, 2 समबाहु त्रिभुज थे, इसकी भुजा की लंबाई 28 है और इसकी भुजा की लंबाई आपसे पूछा हुआ है। फिर बोला था कि इस पहले वाले का जो एरिया है, इसका जो एरिया है S1 का, वो दूसरे वाले का जो एरिया है उसका कितना गुना है? 16 गुना। आप बताओ इसका एरिया की बात करें ना, ये एरिया है, तो बताओ S1 बटा S2 बराबर कितना मिलेगा? 16 बटा 1 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? 16 बटा 1 इन दोनों के एरिया का रेशियो मिलेगा। अब आप बताओ, अगर इसकी भुजा A1 है, इसकी भुजा A2 मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है? √3/4 A1 स्क्वायर, इसका होगा √3/4 A2 स्क्वायर। √3/4 कटेगा और दोनों में कितना है? 16 बटा 1। तो बोलो भाई भुजाओं का रेशियो क्या मिलेगा? स्क्वायर हटाओ, रूट लगेगा 4 बटा 1। भुजाओं का रेशियो 4 बटा 1 है। पहले वाली भुजा 28 दे रखी थी, यानी 4 की वैल्यू 28 है, तो दूसरे वाले की यानी कि 1 की वैल्यू पूछा है, कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 7, यानी दूसरे वाली भुजा जाएगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक क्वेश्चन था जिसमें 5,000 रुपए दिए हुए थे और इस 5,000 रुपए पर
कुछ पैसा तो जमा करवाया 5% के हिसाब से और कुछ जमा करवाया 10% के हिसाब से। कुछ पैसा जमा करवाया 5% पे, कुछ करवाया जमा 10% पे। फिर कह रहा है कि जो 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो मिला था 1750 रुपए। तो बोला था कि 10% पे बताओ कितना पैसा उधार दिया गया था। तो आप बताइए, साधारण ब्याज में आता था ऐसा क्वेश्चन कि सर 5 साल का 1750 है तो 1 साल का कितना होगा, 5 × 15 5 × 5 = 25, 1 साल का 350 रुपए होगा। ये कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, 5%। ये कितना दे रहा है, 10। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, बोले सर ये एक्स्ट्रा दे रहा है 5%। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 5%। अगर ये 5% एक्स्ट्रा नहीं दे तो दोनों का पैसा 5% मिलता, तो बताओ 5000 का 5% कितना होता, 250 रुपए होता। लेकिन मिले कितने, 350। कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 5% एक्स्ट्रा था। तो क्या 5% की वजह से 100 है, तो 1% कितना होगा, 20। तो 100% कितना होगा यहाँ पे, 2000। यानी कि यहां अगर 2000 रुपए थे तो यहां कितने होंगे, तो बताओ यहां 3000। लेकिन अपने को 10% वाला पूछा था तो 10% वाला 2000। अगर 5% वाला पूछता तो कितना जाता, 3000 आ जाता भाई, क्योंकि टोटल 5000 थे। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई आपको इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं है कि एक नहर थी, उसकी लंबाई दे रखी थी, सॉरी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, घनाभ के आकार की थी, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, और इसकी स्पीड दे रखी है पानी की जो स्पीड है वो दे रखी है 60 km/h। ठीक है, अब ये पूछ रहा था कि 10 मिनट में कितना पानी जाएगा, उस नहर से कितना पानी निकलेगा। तो यहां पर बताओ, नहर से जो पानी निकलेगा ना वो क्या होता है, पानी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब आप बताइए, चौड़ाई तो वो होगी जो दे रखी थी यहाँ पे, ऊंचाई वो होगी जो यहां दे रखी थी। अब बात आती है सर लंबाई क्या होगी, लंबाई डिपेंड करेगी स्पीड पे, कि सर यहां पर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में अगर 60 किलोमीटर पानी जा रहा है तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर। ये इसकी लंबाई होगी कि 10 मिनट में कितनी दूर पानी जाएगा ना, वो उसकी लंबाई होगी। चौड़ाई जो दे रखी है, ऊंचाई जो दे रखी है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही पानी जाएगा। ये जो एग्जैक्ट डेटा अपने पास नहीं है, बस इसका पैटर्न बता रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पोल के आधार पे था कि एक पोल दे रखा था, उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन इसका एक आइडिया देता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था, इसकी हाइट दे रखा था, ये दूरी पूछा था एक। तो दूसरा किसी 2 पोल के बेस पे पूछा था। 2 पोल में हो सकता है या तो इधर से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हो, या फिर हो सकता था 2 पोल में ऊपर वाले की हाइट दे रखी हो, ऊपर वाले की हाइट इनके बीच की दूरी पूछी हो और ये दूरी दे रखी हो। ऐसा कुछ बन सकता है 2 के ऊपर। यहां एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं है लेकिन कुछ आइडिया इसका मैं आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जो अपने पास वर्ग था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वर्ग था। गौर करना, यहां पर एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इस वर्ग का ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद एक बिंदु यहां है, यहां अगर ये मध्य बिंदु तो रेशियो 1:1 होगा, और ये रेशियो दे रखा था 1:3। फिर बोला था यहां से एक त्रिभुज बनाया गया है, इस त्रिभुज का एरिया दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, इस त्रिभुज का एरिया दे करके और इस वर्ग का विकिरण पूछा है। आप बताइए, ये वर्ग है तो दोनों भुजाएं बराबर बराबर होनी चाहिए। ये 1 है, ये 3 है, टोटल कितनी हुई, 4। तो ये भी 4 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 2 ही हो रही है, तो इसको कितना बनाना होगा, 2। इसका कोफिशिएंट के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां एग्जैक्ट डेटा होता तो अपन डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। बोलो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करोगे 2 कट जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 3k²। अब इसका एरिया जो से 3k² है, अब क्वेश्चन में दे रखा था, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 12 है, ये मान लेते हैं भाई। तो 3k² 12 है तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर k की वैल्यू 2 है तो बताओ 2 और 2 4k, 4 गुणा 2 8, यानी कि इसकी भुजा 8 है। तो बताओ इसका विकिरण कितना होगा, √2a। एक की जगह 8 आ चुका है तो √2 8 √2। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका बस ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ये डेटा क्या था ये श्योर नहीं है, बाकी क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन थे भाई अपने पास से जो सिर्फ फर्स्ट में पूछे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था भाई यहां से कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, AB का रेशियो दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, AD पूछा है। आपको डायरेक्ट क्या हुआ है, पूरा ABCD रिपीट करना, ये सब नहीं करना होता कि सर सबको A वाले को जो भी है ना वो सारे गुणा कर दो और D वाले गुणा कर दो, A और D वाले सारे गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, वही रेशियो मिल जाता है। ये क्वेश्चन थे जो सिर्फ फर्स्ट में पूछे हुए हैं, आप इनको डिस्कस करिए, यहां तक देखिए। नेक्स्ट जैसे इसे पूरी होगी उसके वापस से क्वेश्चन करेंगे, आप यहां तक सोल्व करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौशल। जैसा कि आपको पता है कि 29 दिसंबर की शिफ्ट 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब मैं प्रॉपर समरी की बात करूंगा कि आखिर रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, ताकि आने वाले डेट्स के अंदर जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो उसको अच्छे तरीके से कर सके। देखिए गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी से संबंधित पूछा गया है, सादृश्यता से संबंधित पूछा गया है। ऑप्शंस मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पाए, लेकिन आपके पास क्वेश्चन है तो इससे संबंधित क्या क्या लॉजिक बन सकते हैं वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 11 से 141 है तो सबसे
सबसे पहले मैं इसमें 11 का स्क्वायर कर देता हूं और 20 जोड़ देता हूं तो मेरा कितना बनता है 141 बनता है। तो ऐसे ही 17 का स्क्वायर कर दूं और उसके अंदर 20 ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 309। तो एक लॉजिक मेरा यहां पर ये लग सकता है। मैं इसमें दूसरा लॉजिक भी लगा सकता हूं। दूसरा लॉजिक कैसे लगा सकता हूं कि 11 में मैंने 1 जोड़ा 12 का स्क्वायर 144 और 144 में से मैंने 3 घटा दिया, मेरा कितना बन गया 141। सेम यही लॉजिक मैं 17 पे अप्लाई करूंगा तो 17 + 1 18 का स्क्वायर कितना हो गया 18 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 और 324 में से 3 गया तो 321। अब ऑप्शन के अंदर या तो 309 होगा या 321 होगा, दोनों एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकते। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर 2 डिफरेंट लॉजिक बता दिए कि इन दोनों से इसका आंसर निकल सकता था। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सीरीज आ रही है, आप देखते ही तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। 2 से 4 सेकंड में आप आंसर को पुट कर सकते हैं कि 8 जो है वो यहां पर किसका काम कर रहा है 2 के क्यूब का काम कर रहा है, 27 कर रहा है 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट आपका 6 का क्यूब आने वाला है, सॉरी। तो 6 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। तो 216 जो है आपका बनने वाला है। तो इस प्रकार के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट अपन बात करें कि लेटर्स की कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एनालॉजी के क्वेश्चन जो है बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ए से बी पे जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ रहा है, ई से जी पे जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है, एच से के पे जाने के लिए 3 ऐड करना पड़ रहा है, एन से आर पे जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको जो वर्ड दिया हुआ है लेटर्स का वहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर ये सेम लॉजिक में डी ई जी एन के अंदर अप्लाई करूं तो सबसे पहले मैंने डी में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। ई के अंदर मैं 2 ऐड करूं तो 5 और 2 7, 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा जी, 7 और 3 10, 10वें नंबर पे हो जाएगा जे, 14 और 4 18, 18वें नंबर पर हो जाएगा आर। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा ई जी जे आर। इसी सीरीज में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर से संबंधित पूछा गया है। नंबर्स का फिगर मैट्रिक्स कह सकते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं कि 25 और 5 से कैसे भी करके 15 बनाना है। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर पर्टिकुलरली एक सीरीज बन रही है। वो सीरीज क्या है 25 30 35 सीरीज बन रही है, 5 6 7 यहां भी सीरीज बन रही है। तो इसका मतलब यहां पर अल्टीमेटली कोई ना कोई सीरीज जरूर बनेगी। अब वो सीरीज क्या है वो देख लेते हैं कि 25 के अंदर अगर मैं 5 का डिवाइड लगाऊं तो मेरा कितना बन रहा है 5, और इस 5 के अंदर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 15। ऐसे 30 में मैंने 6 का डिवाइड लगाना है तो वापस से क्या बनेगा 5, और इस 5 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 20। तो ऐसे ही 35 में 7 का डिवाइड लगाया कितना बना 5। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 5 का। तो 5 गुणा 5 अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा 25। यही मेरा आंसर है। तो लॉजिक बहुत सरल आ रहे हैं गाइज, रीजनिंग का सेक्शन बहुत आसान है। आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आपके 1100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप अच्छे से कर जाइए, रीजनिंग में आपका बेड़ा पार है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हुबहू ऐसे कैसे इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल हैं। इस पीडीएफ को जरूर करके जाएं। जिन भी बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, इस पीडीएफ के एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी गाइज आपका लेटर से और नंबर से संबंधित क्वेश्चन था, एनालॉजी का क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, ई का नंबर 5 होता है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन रहा है 8 बन रहा है। सेम ऐसे ही के का नंबर 11, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो मेरा कितना बन गया 38। क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था? विद इन 3 to 4 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 से 27 बनाना है तो 9 से क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 का स्क्वायर मेरा कितना बन रहा है 25, और इस 25 में मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन रहा है 27। ऐसे ही अब बात कर रहे हैं किसके 9 की, तो 9 का स्क्वायर में आप 2 ऐड कर देंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 81 में 2 ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 83। यही मेरा आंसर है। क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारे के सारे लॉजिक गाइस 1100 वाली पीडीएफ के अंदर आप इसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन के पूरा क्वेश्चन मेरे पास है, बस ऑप्शंस नहीं है। तो जो आंसर था वो मेरे एक बच्चे ने बता दिया था, उस आंसर से मैं इसको लिंक कराऊंगा। आपको दिया हुआ था ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए हैश बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। आर क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में उस ऑप्शन को टिक कीजिए जिसमें आर बी का पुत्र है, ये शो हो रहा है। तो इसका जो आंसर बच्चे ने बताया था पी हैश आर, बिल्कुल सही है। पी हैश आर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो पी हैश आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी आर का पिता है। अब पी आर का पिता है तो इसका मतलब आर जो है वो पी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन आप हमें और मिला है सीरीज का, आप देख सकते हैं कि 8 से 24 पे जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 का। 24 से 12 पे जाने के लिए 2 का डिवाइड करना पड़ रहा है। तो वापस से अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 गुना 3 कितना हो गया, 36। फिर से 2 का डिवाइड लगा दो, 18। 18 में 3 का गुना किया तो 54। कुल मिला के गाइस अगर मैं एक समरी की बात करूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं डायरेक्ट हमने ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी तरफ से कराया है। एग्जाम में जो बच्चों से बात हुई है डायरेक्ट वही क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। तो इन ओवरऑल अपन समरी की बात करें तो समरी हम कह सकते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन आसान है अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। जो भी हमने 1100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस डाले हैं, अगर आपने इस पीडीएफ को एक बार सॉल्व किया और एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो रीजनिंग का सेक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आने वाले जिन भी बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप इस पीडीएफ को जरूर करके जाएं। थैंक यू।